डांस का कितना बड़ा हाथ था मेरे अपब्रिंगिंग में एंड टू मैच्योर मी एज एन आर्टिस्ट। मैंने किसी के दरवाजे पे नहीं खटखटाया, ऑफर अपने आप दौड़ के आ गई मेरे पास। ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा था हीरो। जैकी और मैं दोनों टॉडलर्स होते हैं ना, जो अभी अभी चलना सीख रहे हैं, वी वर लाइक टोटली न्यू। मैं ऑलमोस्ट इमीडिएटली डबल शिफ्ट आर्टिस्ट, 10 मूवीज पर ईयर आर्टिस्ट बन गई। उस शूटिंग के दौरान सुभाषी के साथ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। दो बातें मेरे करियर में बहुत स्ट्रांग है। ऑलमोस्ट सब बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम करने का अवसर मिला और सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। साउथ की फिल्में भी हिंदी फिल्में थी। एक फिल्म जो शायद मुंबई में 2 साल लग जाता है बनाने में, वो 4 महीने में बनाते थे, पर क्वालिटी के साथ। घायल के बारे में अगर बात ना करें तो मतलब हम वी वर ऑल ऑफ और घायल। राजकुमार संतोषी, उन्होंने वो जब कास्टिंग किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर से पर्दे पे जो धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जो एक जोड़ी होती थी ना, दामिनी स्पेशल। दामिनी की जो कहानी है, सपोजिटली देयर इज अ हॉलीवुड मूवी। इस इंडस्ट्री में रहो पर उसकी मत रहो, क्योंकि आज का पोस्टर कल उतरने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूत्रधार विद विनीत राय। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हमारे साथ हैं बॉलीवुड की ऐसी दीवा जिन्होंने अपनी खूबसूरती, ग्रेस और दमदार एक्टिंग से एक पूरा दौर डिफाइन किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेजेंड मीनाक्षी शेषाद्री जी का। हीरो, दामिनी और घायल जैसी ब्लॉकबस्टर से हर दिल में अपनी जगह बनाने वाली मीनाक्षी जी का सफर कमाल का है, मिस इंडिया से लेकर बॉलीवुड की टॉप सुपरस्टार तक। आज हम उनसे उनके सफर के बारे में कुछ अनजाने किस्से जानेंगे, बिहाइंड द सीन स्टोरीज और उनके इनसाइट भी जानेंगे। तो आइए दोस्तों, स्वागत करते हैं द वन एंड ओनली मीनाक्षी शेषाद्री जी का। मीनाक्षी जी, वेलकम टू माय शो सूत्रधार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इट इज़ सो एक्साइटिंग टू सी यू एट माय शो। बहुत दिनों बाद इट्स अ फैन मोमेंट ऑफ माइंड फर्स्ट ऑफ ऑल, और धन्यवाद आपका हमारे शो में आने के लिए। सो मीनाक्षी जी, स्ट्रेट अवे आप आपकी जर्नी शुरू जहाँ से होती है, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। मैं सबसे पहले आपको और आपके जितने दर्शक श्रोता वगैरह हैं उनको मेरा नमस्कार जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। धन्यवाद। मेरा एक ऑल इंडिया, पैन इंडिया अपब्रिंगिंग रहा है जी। यानी कि मैं पैदा हुई पूरब में, झारखंड में, फिर पली बड़ी दिल्ली में, नॉर्थ में। अच्छा। आई मुंबई में यानी पश्चिम में जी। और हूँ ओरिजिनली साउथ की, चेन्नई की जी। जो इन्फ्लुएंस है वो बचपन से रहा है मेरी लाइफ में। झारखंड में छोटी सी एक टाउनशिप थी जो वहाँ के बड़े फर्टिलाइज़र प्लांट के इर्द गिर्द घूमता था, और पूरे भारत से इतने सारे लोग छोटे जिस शहर सिंदरी में आए और बसे, तो वो इट वाज लाइक अ मिनी इंडिया। वाह। हाँ, और मम्मी इतनी शास्त्रीय संगीत और नृत्य में निपुण थी जी। और एक्टिंग में भी, स्पोर्ट्स में भी, तो हमारे घर में ये हर किस्म की एक्टिविटीज़ होती थी। और मम्मी की वजह से ऐसी परफॉर्मेंसेस, प्रोग्राम्स अक्सर हुआ करती थी। शी वॉज इन चार्ज ऑफ कल्चरल मैटर्स। तो वहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई, डांस सीखा, और वो भी मम्मी ने मुझे फोर्स नहीं किया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आजकल के पेरेंट्स को कहना चाहती हूँ कि बच्चे खुद समझ आते हैं कि उनकी पोटेंशियल क्या है, उनकी टैलेंट क्या है जी। और मैं समझ गई थी कि मेरे लिए वो संगीत और नृत्य था। मम्मी के डांस क्लास में पीछे खड़ी होके चुपचाप सबको फॉलो करती थी, पिकअप करती थी स्टेप्स अपने आप। जब काफ़ी कुछ मैंने वैसे सीख लिया, सिर्फ
3 साल की उम्र में। तो मम्मी ने कहा मुझसे सीखोगी क्या, बाकायदा। अच्छा। गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार। जी। मैंने कहा बिल्कुल, मैं इसी के लिए वेट कर रही हूँ। वो जर्नी जो शुरू हुई डांस का, वो चलते गया। आई स्टार्टेड विद भरतनाट्यम, जो अनुशासन, डिसिप्लिन और एक स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स पे ध्यान देना जी, वो मैंने अर्ली सीखा। उसकी वजह से वहाँ से दिल्ली शिफ्ट हुए तो मैंने कथक और कुचिपुड़ी ये दोनों शैली भी सीखना चाहा जी। और वो इसलिए क्योंकि मेरी मम्मी और दीदी वो भी मल्टीपल डांस स्टाइल्स सीख चुके थे, परफॉर्म करते थे। तो घर में अच्छे रोल मॉडल्स मिले मुझे। ये भी मैं कहना चाहूँगी कि हाउ वी चूज़ आवर वोकेशन, प्रोफेशन, स्पाउस, करियर ऑप्शंस, वैल्यू सिस्टम, इस परिवार का कितना बड़ा हाथ होता है उसमें जी। और मैं उस रास्ते पे जो चली, फाइनली मैंने ओडिसी भी सीखा जब मैं 18 साल की हो गई। ओडिसी की खासियत है कि यू आर वेरी मच द वुमन, यू आर नो लॉन्गर अ गर्ल, क्योंकि ओडिसी की वो जो रोमांस, पैशन, इंटेंसिटी जो है उस स्टाइल में वो कुछ अलग ही है जी। मैं यहाँ रोक देती हूँ क्योंकि ये मैंने आपको बताने की कोशिश की कि डांस का कितना बड़ा हाथ था मेरे अपब्रिंगिंग में एंड टू मैच्योर मी एज एन आर्टिस्ट। जी जी। तो इसके आगे के जो फेज थे, मैं विच वॉज रिलेटेड टू मिस इंडिया मूवीज, आई विल वेट फॉर यू टू आस्क। जी जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है खास करके एक आर्टिस्ट के लिए। बचपन से एक छोटी सी उम्र से 3 से 4 साल की उम्र से आपने सारे डांस फॉर्म्स, बहुत कम लोग ये जानते हैं मतलब कि भारतीय संस्कृति में और भारतीय जो डांस फॉर्म्स हैं उसके अंदर कितना कुछ है कहने के लिए। और आपने एक बहुत यंग एज से 18 साल की उम्र तक यू हैव लर्नड ऑल द फॉर्म्स। सो उसका आपके डेफिनेटली अभिनय पे तो आपका बहुत इम्पैक्ट रहा ही होगा। सो फिर आपने पढ़ाई वगैरह आपकी दिल्ली में हुई और उसके बाद फिर आपने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जो आपका रहा, विच वॉज द माइलस्टोन, वो कैसे आपने सोचा मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जाने का और किस तरीके से पूरा वाकया हुआ? मैं बचपन से ही शो ऑफ रह चुकी हूँ। अच्छा। हालांकि मैं थोड़ी इंट्रोवर्टेड हूँ जी, पर जहाँ परफॉर्मेंस अपॉर्चुनिटी आया या ऑडियंस के सामने खड़े होकर अपने टैलेंट को दिखाने का मौका आया जी, मैं पीछे नहीं हटती थी जी। स्कूल के इंटर स्कूल जो कॉम्पिटिशन्स में डांस या हो या म्यूज़िक या एक्टिंग, हमेशा भाग लेती थी और हर साल फर्स्ट प्राइज़ लेती थी। मिस इंडिया का आइडिया यूँ हुआ कि दीदी भी प्रीवियसली मिस दिल्ली जीत कर फाइनल्स में गई थी मिस इंडिया के लिए। तो जब मैंने अपने 12th क्लास के एग्ज़ाम्स ख़त्म कर लिए और मैं इंतज़ार कर रही थी कि रिज़ल्ट्स आएंगे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग और टेलरिंग क्लासेस कर रही थी। अच्छा। बोर हो रही थी, एकदम भद्दे इंग्लिश रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ रही थी। अच्छा। क्या करें जी, 17 साल की लड़की, आई नीडेड सम एक्शन। तो जब मिस इंडिया पैजेंट जब देखा तो मम्मी ने कहा यू वांट टू ट्राई इट, चलो चलते जी। और ईव्स वीकली मैगजीन का ये था। अच्छा। जो बाद में जाके बंद हो गई जी। लेकिन उनका और फेमिना का बड़ा कंपटीशन रहता था जी, जी, जी। और दोनों के ही पैजेंट्स बहुत बढ़िया थे। मिस दिल्ली और मिस यंग दिल्ली दो कैटेगरीज थी जी। मैं यंग दिल्ली के कैटेगरी में चुन ली गई दिल्ली में। और उन्होंने कहा कि ये हमारा सब बहुत लास्ट मिनट हुआ है, इस साल हमारा बजट नहीं है, तो वी डिड नॉट डू द लोकल पैजेंट। और 2 दिन में फाइनल पैजेंट है मुंबई में। हमारे पास 1 दिन था तैयारी के लिए। एक दिन कि मैं क्या पहनूंगी, क्या बोलूंगी, क्या करूंगी जी। लाल रंग की बनारसी ऑर्गेन्जा साड़ी, वाह, और सिल्वर ज्वेलरी, और मेरे बाल लंबे घने काले, ब्यूटीफुल हेयर आई हैड ऐसे। तो आई लव्ड माई लुक। फाइनल्स जब मुंबई में हुआ, मेरी दीदी शादी के बाद वहीं बस चुकी थी, वो आई थी, ऑडियंस में बैठी थी जी। और जब सब पूरा ख़त्म हुआ एंड दे फाइनली सेड दिस गर्ल इज मिस इंडिया। वाओ। उन दिनों मेरा नाम शशिकला था जी। दीदी ऑडियंस में चिल्ला रही है जोर जोर से, That's my sister, that's my sister। और मैं ज़रा शॉक थी कि मुंबई की लड़कियाँ
इतनी ग्लैमरस, इतनी सोफिस्टिकेटेड, पूरे इंडिया से वो बहुत एडवांस थे उस जमाने में। जी, जी। 1981 की बात। करेक्ट, you're right। मैं दिल्ली की अनाड़ी, अलहड़, ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। हाउ कम दिस हैपेंड? एंड देन मैंने रियलाइज़ किया कि जो मेरी पूरी लाइफ की शिक्षा थी और जो एक्सपीरियंस था, अनुभव था जी स्टेज पे जी ऑडियंस को फेस करने का, और ऑडियंस को पहले 5 मिनट में ही उनका अटेंशन एकदम कैप्चर करना, आई दैट केम सेकंड नेचर टू मी। करेक्ट वो हुक आपको पता था। हाँ। कि ऑडियंस में, क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग यू परफॉर्मिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, तो आपको वो हुक पता था और वहां से। सैटरडे न्यूज़ दूरदर्शन का होता था मुंबई में जी, जो 15 से यूजुअली 15 मिनट की न्यूज़ होती थी जी। सैटरडे को 20 मिनट की, एक्स्ट्रा 5 मिनट में एक गेस्ट को बुला के इंटरव्यू होता था। मेरा इंटरव्यू किया गया। वाओ। मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया, मैं डांस करती हूँ, ये वो, और दिस विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सॉ दैट इंटरव्यू राइट एंड कॉन्टैक्टेड मी राइट अवे। राइट। सो मिस इंडिया में हु सॉ योर इंटरव्यू एंड हु कॉन्टैक्टेड यू फॉर योर फर्स्ट मूव इन बॉलीवुड, हिंदी सिनेमा? VIP फिल्म्स, मनोज कुमार, इतने बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, सब। उन्होंने वो देखा और वो अपने छोटे भाई को नई फिल्म में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे जी। 2 नई लड़कियां ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने कहा ये लड़की पता करो इनको कौन है, कहाँ है जी। ईस्ट वीकली के थ्रू मेरी दीदी का नंबर मिला जहाँ मैं ठहरी हुई थी जी। हमको हमारे घर में पहुँच गए कि मनोज जी के जुहू बंगलो में आपको बुलाया है, मिलना चाहते हैं फिल्म के सिलसिले में। जी। तो हम लोग सब बड़े घबराए हुए थे कि अरे यार अभी कल परसों ही मिस इंडिया बनी हूँ, ये क्या हो रहा है। हम लोग गए, मैंने बोला माय गॉड, बॉम्बे की जो इतनी बड़ी बंगलो में वो रहते हैं, चकाचौंध देने वाली ये, हम लोग तो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे दिल्ली में जी। तो वहाँ गए तो मैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड एंड क्यूरियस कि ये घर कैसा है जी। और मनोज जी ने ऑलमोस्ट 5 मिनट बात करने के बाद ही कहा, अच्छा सुनो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड द रोल इज़ योर्स। राइट। तो मैंने कहा माफ़ कीजिए, ऐसे कुछ स्क्रीन टेस्ट वैसा होता है ना? तो उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए, मैं इतना देख के आई कैन से दैट यू विल बी अ गुड एक्ट्रेस और यू कैन बी मोल्डेड। तो मैंने कहा मम्मी डैडी से पूछ के, तो मम्मी डैडी दिल्ली में, उन्होंने कहा पढ़ाई छोड़ दोगी तुम, मुंबई जाओगी अकेले, फिल्म, ओह नो ये नहीं हो सकता। तो मैंने टिपिकल मिडिल क्लास साउथ इंडियन ब्राह्मण कंजर्वेटिव फैमिली। तो मैंने कहा देखिए मैं हमेशा परफॉर्मिंग आर्टिस्ट रही हूँ और मुझे वही बनना है लाइफ में। आप चाहते हैं तो ये आपकी सारी शर्तें मैं मंजूर कर लूँगी। नंबर 1 शर्त, पढ़ाई जारी रखो। नंबर 2, दीदी के साथ ही रहो, अकेले नहीं रहोगी। नंबर 3, अकेले कहीं नहीं जाओगी जी, वो भले पार्टी हो, शूटिंग हो। और नंबर 4, जो हमारी वैल्यूज़ हैं हमारी फैमिली की, उसको तुम्हें मानना ही पड़ेगा। यू कांट से ओ बॉम्बे में ऐसा है वगैरह वगैरह। मैंने सबके लिए हाँ कहा, क्योंकि वो समझ गए कि मैं भूखी थी, जानना चाह रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री हाउ डज इट वर्क, फिल्म बनती कैसी है। बिना किसी मेरे अपने खुद के प्रिपरेशन के मैंने किसी के दरवाजे पे नहीं खटखटाया, ऑफर अपने आप चल के आ गई, दौड़ के आ गई मेरे पास। करेक्ट। तो मैंने कहा देखिए ऐसा अपॉर्चुनिटी शायद ही कभी मुझे फिर से मिलेगा जी, लेट मी डू 1 फिल्म, अगर नहीं वर्क हुआ तो नहीं वर्क हुआ जी। और पेंटर बाबू मेरी पहली फिल्म चली नहीं जी, पर इट कॉट द अटेंशन ऑफ सुभाष जी, तो यहाँ से मैं जी 83 में फिर वो फिल्म जो आपको मिली उसने एक्चुअली में आपको स्टारडम तक पहुंचाया, बिकॉज उससे पहले लव स्टोरीज बन रही थी, कुमार गौरव की भी बनी, उसके बाद 1-2 और बनी, बट एक लल था, एक गैप था, एक ऐसा था, और हीरो बिकेम द कल्ट इन दैट सेगमेंट। सो हीरो कैसे मिली, सुभाष घई जी ने कैसे अप्रोच किया, क्या पूरा किस्सा था वो हमें आप बताएं। उन दिनों वर्ड ऑफ माउथ बहुत बड़ी चीज़ थी जी।
तो मनोज जी ने एक नई लड़की को लिया है जो अच्छा डांस करती है, एक्टिंग भी ठीक ठाक कर लेती है, दिखती भी अच्छी है, मैं खुद बोल रही हूँ। तो सुभाष जी की मनोज जी को बहुत मानते थे जी, अभी भी मानते हैं ऑफ कोर्स। और उनकी एक्चुअली फिल्म मेकिंग और स्पेशली सॉन्ग पिक्चराइजेशन में वो काफ़ी कुछ मनोज जी के स्टाइल को फॉलो करते हैं। यू नो मिरर्स, एक ही शॉट में पूरा अंतरा लेना, यू नो ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। उन्होंने रशेस देखने की रिक्वेस्ट की, मनोज जी ने कहा देखो। 2-3 गाने शूट हो चुके थे और देखने के बाद उनको लगा कि मैं कुछ ज़्यादा ही वेस्टर्न और ग्लैमरस हूँ। अच्छा। और उनकी कहानी की हीरोइन राधा बहुत ही कंजर्वेटिव ट्रेडिशनल फैमिली की लड़की है जी, लेकिन उन्होंने कहा ये भरतनाट्यम करती है तो आई थिंक शी विल बी एबल टू मैनेज, एंड ही वेंट अहेड कास्टिंग मी एंड जैकी। हीरो के मुहूर्त में यू नो लोगों ने कहा जैकी इतना मॉडर्न वेस्टर्न स्टाइलिश लगता है और ये मीनाक्षी एकदम शी लुक सो घरेलू, यू नो वेरी देसी, ये क्या कॉम्बिनेशन है जी। बट जब फिल्म पर्दे पर आई और ना केवल भारत में सक्सेसफुल हुई पर भारत के उस इलाके में सक्सेसफुल हुई जहाँ हिंदी फिल्म्स ऑलमोस्ट लोग देखना नहीं चाहते थे, यानी कि तमिलनाडु। चेन्नई शहर में पद्मम नाम के एक थिएटर में हीरो रैन I think for a full year. Wow. और was remade in Telugu, Tamil, all that. वो सारी फिल्में भी हिट हुई। So हिंदी में फिल्म चली, मतलब कोई डबिंग नहीं थी? हाँ, हिंदी फिल्म चेन्नई में 1 साल हीरो चली जी। और ये शशिकला से जो मीनाक्षी नामकरण हुआ आपका, वो उसी दौरान हुआ? वो मनोज जी मुझे इंट्रोड्यूस जब करना चाह रहे थे तो उन्होंने कहा शशिकला नाम की बहुत अच्छी वेटरन एक्ट्रेस आज भी ज़ोरों शोरों से काम कर रही हैं, तो प्लीज़ वी सजेस्ट दैट यू चेंज योर नेम, विल नॉट फोर्स यू जी। तो सच बोलूं मुझे शशिकला कभी पसंद ही नहीं था, मम्मी ने ज़बरदस्ती रख दिया था, दीदी का नाम निर्मला, तो निर्मला शशिकला राइम होगा तो दोनों साथ में जब स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस करेंगे इट विल साउंड नाइस, राइट। दैट वाज मम्मीज लॉजिक। साउथ इंडियन फैमिलीज में दादा नाना आंटी बुआ सब एक एक नाम देते हैं नए न्यूबॉर्न चाइल्ड को जी। तो मेरे दादाजी ने मुझे मीनाक्षी नाम दिया क्योंकि उसी वर्ष वो मीनाक्षी मंदिर गए थे मदुरै में जी। वहाँ पूरा सोने का गुम्बज बना, नया पूरा बना मंदिर, तो कहा कि बेटी हुई तो मेरी तरफ से उसका नाम मीनाक्षी है। अच्छा। तो आई सेड आई लव मीनाक्षी, इफ यू लाइक मीनाक्षी आई विल, दैट विल बी माय नेम। और My nickname is Cherry. Okay. हम लोग ने ये भी सोचा whether I should be Cherry Seshadri. You know, जैसे you have Sunny and Chunky and Chintu. जी. But we didn't do that. जी. और fortunately भाग्यवश, क्योंकि ऐसा मिथ है जानना मुझे पता नहीं है, लेकिन यूजुअली सुभाष घई जी की जितनी भी हीरोइन होती हैं उनके नाम एम से या तो होते थे या तो वो चेंज कर देते थे। वो ट्रेंड मुझसे शुरू हुआ। अच्छा, बिल्कुल। सो एम से मीनाक्षी, देन उसके बाद वो ट्रेंड जी जी जी। सो हीरो में आपकी जोड़ी जैकी श्रॉफ जी के साथ थी और फिल्म ओवरनाइट सेंसेशन बन गई। सो जैकी दादा के साथ काम करने का अनुभव कैसा था उस पर्टिकुलर फिल्म में? जैकी और मैं दोनों टॉडलर्स होते हैं ना, जो अभी अभी चलना सीख रहे हैं जी। वी वर लाइक टोटली न्यू बच्चे थे जी। मैंने एक फिल्म किया था, जैकी ने स्वामी दादा में छोटा सा रोल किया था। व्हाट डिड वी नो, राइट। और हम काम कर रहे थे सुभाष जी के साथ, जो ना केवल अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं बट एक्टर भी हैं, राइट राइट राइट। तो एक फुल हमको ट्रेनिंग ग्राउंड जैसा था हीरो जी। और सुभाष जी जैसे जैसे हमें गाइड करते गए हम करते गए, एंड फॉर्चुनेटली हम लोग दोनों रोल को सूट कर रहे थे, राइट। और डायरेक्शंस फॉलो करना जानते थे जी। फाइनली एक्चुअली जब पर्दे पे देखा तो ऐसा लगा कि हम बड़े मंजे हुए कलाकार हैं, बट इट वाज ऑल द डायरेक्टर्स ब्लेसिंग्स एंड यू नो हिज डायरेक्शंस। सुभाष जी वाज द मेन पर्सन। सो जब ओवरनाइट सक्सेस आपको कब लगा कि अब आप स्टार बन गए?
शुरू में हीरो थोड़ी नरम जा रही थी और काफ़ी टेंशन था उस बात को लेकर, पर देखते ही देखते क्या बोलते हैं वो एरिया, सीपी बेरार और समथिंग, वो एक टेरिटरी होता है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ एक सडन एडवांस हो गया कि ऑडियंसेस आर लविंग द फिल्म जी। और उसके बाद ऐसा जब बोलते हैं ना, एक लहर दौड़ गई जी। तो वो हुआ, और जैकी और मैं नए थे, हम लोग एंजॉय कर रहे थे उस सक्सेस को जी। जर्नलिस्ट के साथ बात करना, इवेंट्स पे जाना, सिल्वर जुबली हुई, गोल्डन जुबली हुई, बड़े बड़े पार्टीज रखे सुभाष जी ने उसके लिए, म्यूज़िक एकदम अमेजिंग थी। लेकिन उस साल मासूम को म्यूज़िक का अवार्ड मिला जी, फिल्मफेयर, राइट। आई थिंक सबसे पहले हम लोग ने ये सीखा, और ये मनोज जी ने मुझे बताया था कि एक्टर डेविड, कैरेक्टर आर्टिस्ट जो बहुत ही सीनियर थे, उनकी एक सलाह, एडवाइस थी कि इस इंडस्ट्री में रहो, राइट, पूरे तरह से रहो, एंजॉय करो, हर चीज़ को समझो, करो, राइट, पर उसकी मत रहो, क्योंकि आज का पोस्टर कल उतरने वाला है। तो मेरा ये एक फिलोसॉफिकल एटीट्यूड जो हमारे वेदांत, हमारे स्पिरिचुअल ग्रंथों में है जी, वो ऑलरेडी मेरे दिमाग में मनोज जी ने बिठा दिया था। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मण्येवाधिकारस्ते, एग्जैक्टली। मतलब फल की चिंता नहीं है, एक खत्म हुआ, अब आगे की तरफ देखिए। और एक और जनाब ने बहुत उसमें हेल्प किया, वो थे देव साहब। वो मतलब थे, मैंने फिल्म किया, मैं आगे बढ़ गया, वो कैसे चली नहीं चली, कौन कौन थे उसमें, ऑडियंस ने क्या कहा जी, एंड वो सदाबहार, जिंदा दिल जी थे। तो ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से बहुत सीखा मैंने जी। रियलिटी में लाइफ कैसे चेंज हुई, क्योंकि जब आप आई यहाँ और उसके बाद जब फिल्म हिट हो गई, देन बॉम्बे एक्सेप्टेड यू, क्या क्या फिजिकल, क्या क्या चीज आसपास चेंजेस हुए आपके? मैं अपनी दीदी के साथ रहती थी उनके फ्लैट में जी, खार में, और वहीं पे मैंने एक उसी बिल्डिंग में एक अपने लिए अपार्टमेंट लिया, एक गाड़ी लिया। सो 2 साल के अंदर आई वॉज सेट। पर फिजिकल चेंज सबसे इम्पोर्टेंट ये हुआ कि मैं बीए के लिए पढ़ रही थी जी जी। फिल्म हिट हो गई तो मैं जो लोकल ट्रेन लेके चर्च गेट जाती थी, कॉलेज क्लासेस, वीकेंड क्लासेस, एक्सटर्नल स्टूडेंट थी जी, वो बंद हो गया। गाड़ी से जाती थी, पढ़ाई करती थी, अच्छा, और नोट्स के लिए फ्रेंड्स के यहाँ जाती थी जो वही कोर्स कर रहे थे, इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा मैंने, राइट। लोकल ट्रेन में जाने में इतना मज़ा आता था, जो लेडीज़ सब्जियाँ काटती थी काम से घर लौटते वक्त, ज्वेलरी बेचते थे, वो सब मेरे दोस्त बन गए थे, क्योंकि मैं 2-3 साल लगातार जा रही थी ना ट्रेन से जी। वो बंद हो गया जी। फिर घर आ गया अपना, घर बनने लगा, और मेरी गाड़ी जो थी वो इट वाज अ होंडा अकॉर्ड। आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू गेट एन इम्पोर्टेड कार, वाओ, एट द एज ऑफ 20, वाओ। बट मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था जी, ये सब हो रहा था इर्द गिर्द, फिजिकल चेंजेस जी, बट मेंटली, इमोशनली, हर तरह से आई कंटिन्यूड स्टेइंग दैट सेम पर्सन। बस बतौर आर्टिस्ट मैं काफ़ी प्रोग्रेस कर रही थी, राइट। ग्रो एज एन आर्टिस्ट आपका एक बहुत ही विजुअल चेंजेस भी थे, खास करके जो भी दर्शक उस ज़माने के हैं जो देखते थे, हम लोग भी, आई वॉज यंग बट उस समय काफ़ी ज़ोर शोर से मीनाक्षी शेषाद्री का नाम उभर रहा था, और दिल्ली में खास करके, बिकॉज आप हिंदी भाषी भी रही हैं, बिकॉज द ब्यूटी इज दैट एज अ साउथ इंडियन बॉर्न, योर हिंदी वॉज वेरी क्लासिकल, और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था आपकी लाइफ का। उसके बाद हीरो के बाद मेरी जंग आई शायद अगली फिल्म, या उसके बीच में स्वाति या कुछ ऐसी फिल्में भी थी? मैं ऑलमोस्ट इमीडिएटली डबल शिफ्ट आर्टिस्ट, 10 मूवीज पर ईयर आर्टिस्ट बन गई। शायद थोड़ी गलती की मैंने मेरे चयन में, किस तरह की फिल्म में सेलेक्ट करूंगी और काम करूंगी जी, थोड़ा और अक्ल दिखाना चाहिए था मुझे। पर कौन सी फिल्में आई, एक फिल्म आई बहुत कंट्रोवर्शियल, साउथ की फिल्म, राजेश खन्ना, पद्मिनी कोल्हापुरी, टीना मुनीम, मैं, प्राण साहब, रजनीकांत, उफ, मल्टी स्टारर। तो देवर फिल्म्स ने प्रोड्यूस किया, जो हमेशा एनिमल फ्रेंडली
कहानियाँ बनाते थे। उस फिल्म में जानवरों के खिलाफ कुछ जुल्म दिखाया गया था, तो लोगों को बहुत बुरा लगा। पर आई गॉट टू वर्क विद राजेश खन्ना एंड रजनीकांत, टीना परमिनी, तो वो फिल्म आई। लवर बॉय राजीव कपूर के साथ, और लव मैरिज अनिल कपूर के साथ, जी जी, जैकी के साथ एक आध और फिल्में जी। पर स्वाति काफ़ी जल्दी मिली मुझे जी। इतनी अच्छी विमेन ओरिएंटेड कहानी और रोल, वो भी एलवी प्रसाद जो जाने जाते हैं उनके घरेलू पारिवारिक मैसेज रिलेटेड सोशल ड्रामा टाइप स्टोरीज़ के लिए। राइट। उन्होंने सोचा कि मैं ये किरदार निभा सकती हूँ, तो वो उसने मुझे बहुत बूस्ट दिया। उसकी वजह से एक नींव बन गई कि मैं आगे जाके भी लोगों ने मुझे वैसे रोल्स के लिए कंसिडर किया जी, जहाँ कभी कभी हीरो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था मेरा। राइट 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 राइट, विच लेड टू द पेनल्टिमेट ऑफ दामिनी। एब्सोल्युटली। तो वो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एलवी प्रसाद जी का कि उन्होंने मुझ में कुछ बात देखी और सेलेक्ट किया। जी, इनफैक्ट लव मैरिज वाज आल्सो अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। मतलब उस ज़माने के हिसाब से जिस तरीके से कमर्शियल फिल्में थी या वो था, उसके बीच में उस तरीके की फिल्म आना, और आपका बहुत अच्छा किरदार रहा, अनिल जी के साथ आपने बहुत अच्छा काम किया। फिर उसके बाद मेरी जंग वाज द कल्ट, मतलब आफ्टर दैट मेरी जंग हैपेंड, एंड उसमें अनिल कपूर एक्चुअली में उनका भी मेरे ख्याल से उभार जो इंडस्ट्री में वहीं से शुरू हुआ, मेरी जंग से। सो वो परफॉर्मेंस आइकॉनिक है, गीता का जो किरदार था वो कैसी आपने उसके लिए तैयारी की, और शायद वो भी सुभाष घई जी की फिल्म डायरेक्शन थी। जी। मेरी जंग में हीरोइन का रोल एक्चुअली गीता जो किरदार मैंने निभाया, उसकी बहन, वो दोनों को मिला के एक रोल था हीरोइन का। अच्छा। पर सुभाष जी चाहते थे कि मुझे कास्ट करे, डांस सीक्वेंस हो, और जो वो दूसरा एस्पेक्ट था उसमें वो डॉक्टर है जिसके खिलाफ कोर्ट केस हो रहा है कि उसने जहर दे दिया पेशेंट को, राइट, वगैरह। तो उन्होंने कहा वो मैं एक अलग आर्टिस्ट को लेता हूँ और तुम्हें मैं बस एक सिस्टर, सो दैट आई कैन हैव दैट ग्लैमर एलिमेंट ऑल्सो। राइट राइट। तो सही में मेरा ज़्यादा कुछ रोल नहीं था मेरी जंग में जी। पर सुभाष जी इतने अच्छे तरीके से छोटे छोटे रोल्स को भी मेन कहानी में पिरो लेते हैं जी। कि वो सबको लगता है कि वो कितने इम्पोर्टेंट है, उनका योगदान कितना वैल्यूबल है जी। और ठीक वैसा ही हुआ मेरे साथ। और जो एक आध जो गाने थे, टाइटल सॉन्ग ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है जी। और मनोरी बीच पर मेरा पियानो पे नाचते हुए एक गाना फैंटेसी सॉन्ग था। जी जी। लोगों को बहुत पसंद आया और उनको लगा कि हाँ, हीरो में जो मैंने प्रॉमिस दिखाया वो मेरी जंग में कंप्लीट हुआ। लेकिन यहाँ मैं एक बहुत ही दुखद बात कहना चाह रही हूँ। जी। उस शूटिंग के दौरान सुभाष जी के साथ मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा। और उन्होंने बहुत सपने देखे थे कि मैं मीनाक्षी के साथ ऐसा रोल करवाऊंगा, ऐसे फिल्म बनाऊंगा, ऐसे सॉन्ग सीक्वेंसेस तैयार करूंगा, पर वो ना हो सका। जी। और मैंने उसको हैंडल भी ठीक से नहीं किया। मैं बहुत यंग थी, ज़्यादा कुछ नहीं समझती थी तौर तरीके बिहेवियर के। नॉन इंडस्ट्री थे आप, मतलब हाँ। कोई आपकी माँ या आपके फादर या आपके यहाँ पे लोग नहीं थे जो आपको समझा पाए। जी जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल जानकारी नहीं थी जी। और वो मेरे लिए एक दुख की बात हुई कि सुभाष जी ने और लोगों के साथ काम करना बेहतर समझा। जी। पर मैं आज भी जब भी हो सके मैं उनसे मिलती हूँ और बार बार कहती हूँ कि आप फिर से फिल्म बनाएं और मुझे ज़रूर लीजिए। जी जी, इज़ द मास्टर ऑफ एंसेम्बल कास्ट। जिस तरीके से उनका भी आप करियर और राइज देखें जितना भी वो रहा, खैर वो सारी बातें, लेकिन हीरो और मेरी जंग वाज दे वर द कल्ट फिल्म। और फ्यूचर में तो ऑब्वियसली अभी तो आपका कम बैक हुआ है, अभी तो सुभाष जी का भी कम बैक होना है, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद आपकी एक कल्ट जोड़ी शुरुआत हुई, क्योंकि वी वर ऑल, मतलब इंडस्ट्री के अंदर ना जोड़ियाँ बहुत चली हैं। आप अगर देखें, रेखा जी, अमित जी, एंड सो डकैत में सनी देओल के अगेंस्ट में आपका पहला आपका प्रोजेक्ट रहा जो सनी देओल के साथ। देन उसके बाद तो उसके बारे में बात करेंगे, सनी के साथ तो फिर सनी जी के साथ आपने बहुत ही
बेहतरीन काम किया। सो डकैत जो थी वो फिल्म किस तरीके से आपको मिली और आपका इनिशियल एक्सपीरियंस क्या रहा सनी जी के साथ काम करने में? राहुल रवेल जी मुझसे मिलने आए और मैंने सोचा जिस डायरेक्टर ने बेताब बनाया है, अर्जुन बनाया है और भी फिल्में बनाई हैं, लव स्टोरी जी, तो मुझे तो काम करना ही है। और उन्होंने ये भी कह दिया साफ साफ, डकैत में सनी का मेन किरदार है, उसकी फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंस है जी, पर जो 5-6 सीन्स और 2-3 गाने तुम्हारे होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत कंटेंट स्ट्रांग होगा। और मैं अपने हीरोइंस को आई बिलीव इन प्रेजेंटिंग देम वेरी ब्यूटीफुली। तो ऐसे आपको मुझे कुछ कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ जी। उन्होंने थोड़ा मुझे रुलाया लेकिन साइनिंग के वक्त उन्होंने कहा, साफ साफ मना कर दिया कि मैं प्राइस नहीं दूंगा तुम्हें। अच्छा। हाँ, दैट तुम मेरे साथ काम कर रही हो वो ही तुम्हारा प्राइस है। और जो भी मैं देता हूँ उसे खुशी खुशी ले लो। तो बट आई वॉज सच अ फैन ऑफ हिज, तो रोते रोते मैंने स्माइल किया और कहा कि ओके लेट्स डू इट। मैं यंग थी ना, आई वांटेड टू अर्न वेल, और कि अभी मेरा घर भी है, गाड़ी भी है, तो एक रुतबा होता है जवानी का। जी जी, और उसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि सभी को जो भी लोग एस्टैब्लिश होते हैं वो कमाना तो चाहते हैं, अपनी एक प्राइस होती ही है, मतलब उसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं तो नहीं मानता हूँ। बट उसके बाद उस समय के द आइकॉनिक सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के साथ आपका काम शुरू हुआ। शहंशाह शायद आपकी पहली फिल्म रही उनके साथ, और बाद में तो आपने फिर गंगा जमुना सरस्वती, तूफान और मंजी वगैरह के साथ भी आपने कुछ की। बट किस तरीके का एक्सपीरियंस अमित जी के साथ आपका रहा काम करने का? 2 बातें मेरे करियर में बहुत स्ट्रांग है। एक तो मुझे ऑलमोस्ट सब बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के साथ काम करने का अवसर मिला, और सारे बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका, जो पिछले जनरेशन के हो, मेरे पीयर्स हो या जो नए भी आए, मेरे बाद भी जो आए। शहंशाह की शुरुआत टीनू आनंद ने अमित जी और डिम्पल के साथ किया था। अच्छा। कुछ सालों के लिए अमित जी काम नहीं कर पा रहे थे, और जब उन्होंने उसे रीस्टार्ट किया तो उनको लगा हाँ ये नई लड़की मीनाक्षी, उसको ट्राई करना चाहिए। अच्छा। और जो 2 टॉप पॉपुलर गाने हैं, जाने दो मुझे जाना है और हे यू, जो मेरा एक सोलो डांस आइटम सॉन्ग था, उसको उन्होंने री रिकॉर्ड किया क्योंकि ओरिजिनली वो थोड़ा स्लोअर था, तो क्योंकि मैं डांसर हूँ उन्होंने उसको रीडू किया। फर्स्ट डे ऑफ शूट आई थिंक हम लोग ऊटी में थे। अगेन इसको कह दीजिए वो यंग एज का जो एक कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में, मुझे ज़रा भी नर्वसनेस नहीं, टेंशन नहीं, ये भी नहीं कि अमिताभ बच्चन है तो मुझे एक तरह से बिहेव करना चाहिए अदब के साथ, यू नो। मैं वहाँ एकदम मेरा और शॉर्ट में मुझे शॉर्ट्स और टॉप पहनना था, तो मैं एकदम रिलैक्स थी। तो अमित जी ने कमेंट किया कि ये जो न्यूकमर्स हैं ना वो अपनी धुन में है और वो सही है, यू नो। तो अभी मैं जब फिर से लौटी हूँ तो मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ तो मुझे वो बात याद आती है, साइकिल कालचक्र की जो होता है वो आगे भी वही हो रहा है। हाँ। सो खास करके अमित जी की ऑब्जर्वेशन रही है, इसीलिए उनको सदी का महानायक भी बोला जाता है, क्योंकि ही हैज इवॉल्व्ड एज एन एक्टर थ्रू आउट। उसके बाद आपने यश चोपड़ा जी के साथ के डायरेक्शन में आपने विजय करके फिल्म की 1988 में। यश जी के साथ सभी हीरोइंस, कई लोगों के तो पूरे करियर भर में उनको यश जी के साथ काम करने को मौका नहीं मिला। यश जी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था, और कोई खास कॉन्वर्सेशन उनके साथ आपको याद है? यश जी भी एंसेम्बल कास्ट के में माहिर थे जी। और उस फिल्म में मैं अनिल कपूर के ऑपोजिट थी, और सोनम जिसका वो डेब्यू मेकिंग फिल्म था जी, उससे मैं एक्चुअली टच में हूँ। अच्छा। सोनम वो भी यही पास में रहती है जहाँ मैं रहती हूँ, तो हम लोग मिलना चाह रहे हैं जी। तो यश जी 2-3 चीज़ें स्टूड आउट।
एक तो उनका जो स्टाइल था बातचीत का, जो पंजाबी अंग था, आई फाउंड इट फैसिनेटिंग। एक तो उनके सेट पे जो खाना इतना बढ़िया आता था, ओह माय गॉड, वो खुद शौकीन थे और वो चाहते थे कि सब खुशी खुशी काम करें, अच्छा खाएं, एंजॉय करें। और हाउ ही मैनेज द स्विट्जरलैंड शूट, इतने टाइट बजट में था, पर वो स्क्रीन पे आप देखेंगे वो लगेगा कि माय गॉड लैविश, क्या खर्चा किया होगा जी। अभी हम लोग एक शैले में रहे, अच्छा, सब पूरा ग्रुप एक खानसामा आया तो खाना वहीं पे बनता था। एक टू मैन टीम था, जो 2 व्हीकल्स, जनरेटर और इक्विपमेंट, एंड 2 HMI लाइट, बस उसी में पूरा शूट। और स्विट्जरलैंड की लाइट की क्वालिटी इतनी बढ़िया है और रात तक उजाला रहता है, तो इतना अच्छा काम हम कर लेते थे। और लगता था कि यूँ हो गया, यहाँ गए बर्फ में हो गया, यहाँ गए पानी पे, बोट पे हो गया शूटिंग। कब हुआ, कब खत्म हुआ, मालूम ही नहीं पड़ा। तो मैं यहाँ नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ यश जी को कि इट लुक लैविश बट इट वाज ऑन अ गुड बजट। आई थिंक दैट इज समझदारी। और उन्होंने स्विट्जरलैंड को इतना टूरिज्म दिया है कि उनका स्टैचू वहाँ है, फॉर एवरीबडी टू सी। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अगेन रोल छोटा था, बट आई लुक्ड वेरी गुड। तो कैनवस वैसा था ना वो, मतलब यश जी और राज जी, ये दोनों की स्पेशलिटी यही थी कि वो किस तरीके से वो कैनवस क्रिएट किया करते थे। सो दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग। उसी दौरान साउथ में भी आपका काम शुरू हो चुका था। सो साउथ में किस तरीके से इवॉल्व हो रहा था आपका काम, बिकॉज यू आर अ बेसिकली साउथ इंडियन, तो आपने तमिल और वहाँ की जो फिल्में थी उस दौरान वहाँ पे किस तरीके से मैनेज कर रहे थे आप हिंदी एंड साउथ दोनों को? साउथ की फिल्में भी हिंदी फिल्में थी और काफ़ी रीमेक्स थी हिट तेलुगु मूवीज़ की। मैं उनके डिसिप्लिन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एफिशिएंसी, इनके लिए हिंदी में अभी फॉरेन शब्द नहीं आ रहे मुझे, उससे मैं एकदम हैरान थी। एक फिल्म जो शायद मुंबई में 2 साल लग जाता बनाने में, वो 4 महीने में बनाते थे, पर क्वालिटी के साथ जी। और वो एक्सपेक्ट करते थे कि आर्टिस्ट में वो एक आदर होनी चाहिए डायरेक्टर के लिए जी, और सेट के लिए, कि वहाँ आप आए हैं, आपको लाइन्स याद होनी चाहिए, आपको डिले नहीं करना चाहिए, आपको टाइम पे रहना चाहिए, टाइम से पहले रहना चाहिए सेट पे। बड़े बड़े सीक्वेंसेस, जैसे होशियार फिल्म में ऊटी के वादियों में हमने मौसम्बियों को लुढ़काया था वादियों में। उसका एक इंसिडेंट भी है शायद, एक कुछ घटना भी हुई थी राइट? उसमें घटना बस यही हुई थी कि काफी जोर से लग रहा था दूर से आ रहा है, दुर्घटना है वो तो। हाँ, तो इतने आसानी से दे हैड द मौसम्बीज देयर ऑन टाइम, राइट। 5-6 लोग थे जो मैन्युअली उनको भेज रहे थे जी। और लाइटिंग भी हो रही थी। अगेन मुझे लगा कि वो शॉट मुंबई में पीपल वुड हैव टेकन लाइक हाफ अ डे एटलीस्ट टू डू इट, राइट। इन लोगों ने आधे घंटे में कर दिया। तो वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और उस वजह से मैंने एक तमिल और एक तेलुगु फिल्म भी आगे जाके की जी, बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, के बालाचंदर जी, डुएट, और के विश्वनाथ, आपत बांधवुडू, दोनों में रोल बड़ा अच्छा मिला मुझे जी। और डायरेक्शन ऑफ बंगाली सिनेमा में बोलते हैं ना, द डायरेक्टर्स they want that more natural style, और एक they guide you in a different way, right। वो जो गाइडेंस मिली मुझे, साथ साथ दामिनी भी बन रही थी। I think it helped me a lot। वो मैच्योरिटी, बेसिकली वो मैच्योरिटी, इसीलिए शायद आप देखें कि साउथ इंडियन सिनेमा, जो आपने एक एफिशिएंसी वर्ड बोला ना, वो उनके लिए बहुत जाता है। आप देखिए जितने एक्सपेरिमेंटल सिनेमा आज जो हो रहे हैं, उसमें उन्होंने भारतीय रूट से जुड़ के भी उन्होंने बड़ी से बड़ी फिल्में बनाई हैं। तो बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है हिंदी फिल्म सिनेमा वालों के लिए कि वो आगे बढ़ते ही गए साउथ इंडियन, एंड आप देखें जिस तरीके से चल रहा है। सो उसके बाद हम दामिनी पे तो आएंगे, लेकिन घायल के बारे में अगर बात ना करें तो मतलब हम वी वर ऑल ऑफ, और
घायल, जिसमें सनी देओल और आपकी जोड़ी बेहतरीन थी एंड वन ऑफ द करियर की आपकी सबसे बड़ी हिट थी वो फिल्म. सो हाउ डिड घायल हैपेंड एंड वो मैच्योरिटी दिख भी रही थी वो डकैत और घायल के बीच में सनी जी के बारे में भी, तो वो भी जरा हमें बताएं कि कैसे, हाउ दैट हैपेंड. राजकुमार संतोषी जो डायरेक्टर हैं घायल के, वो बहुत बड़े फैन हैं सनी के जी, और वो मेरे भी फैन हैं जी, थे एटलीस्ट जी, जी. तो उन्होंने वो जब कास्टिंग किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि फिर से पर्दे पे एक जो धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जो एक जोड़ी होती थी ना, एक वो एक उसका एक फील होता था. राइट. उनका वो मैचो स्टाइल, रगड जी, बट गुड लुकिंग, जी, और हेमा जी का वो जी. पटाखा पर राइट, राइट, सुंदर, राइट. डेलिकेट. तो आई थिंक ऑडियंसेस ने वो ऐसा फील किया, वैसा आइडेंटिफाई किया. 100%. पर सारा कमाल तो कहानी और प्रेजेंटेशन का था. तो इसीलिए मैं इतनी खुश हूँ कि इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ अच्छे फिल्मों में काम करने का मौका मिला है. मेरी यही ख्वाहिश है कि आज की जो जनरेशन और जो यंगर लोग हैं, जो एज 10 से भी यंग हैं, आई होप कि वो ये सब फिल्में देखें. जी, जी. मेरी यादें थोड़ी ताज़ी करें. नहीं, और आई डिसएग्री इन वन पॉइंट की जिस तरीके की कहानियाँ थी वो तो कहानी अच्छी थी, नो डाउट, लेकिन जिस सिंप्लिसिटी से मीनाक्षी जी आप रोल को निभाते भी थे, बिकॉज वो जो सहजपन सब में नहीं होता है कि हीरोइंस भी आप एक सबड्यूड कैरेक्टर कर रहे हैं, एक हीरो की एक लवर का कैरेक्टर कर रहे हैं, बट आपकी जो इन्वॉल्वमेंट हर फिल्म में, जो भी अच्छी फिल्में रहीं, वो उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, बिकॉज यू वाज सच ए नेचुरल एक्टर. और जिस तरीके से हम लोग तो वी वर ऑ कि भाई मीनाक्षी जी को देखने के लिए आते थे, और दामिनी में जब आप आए और आपने जो तहलका मचाया है, दामिनी एज अ फिल्म, आपको क्या चीज़ें थी जो आपको आज भी याद हैं एज दैट कल्ट फिल्म दामिनी? बहुत लोगों ने पूछा है कि दामिनी की जो कहानी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ओरिजिनल है या इज इट बोरोड. जी. सपोजिटली देयर इज़ अ हॉलीवुड मूवी जी, जिस पे ये आधारित है, पर मुझे लगता है कि इंग्लिश मूवीज़ शॉर्ट लेंथ के होते हैं, उनकी जो सेंसिबिलिटी है वो थोड़ी अलग होती है. जी. इसको एक हमारे देश के लिए और हमारे सामाजिक जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से इसको जो क्राफ्ट किया गया है दामिनी को. जी. अब ये कहना मुश्किल हो गया है कि डिज़ाइनिंग कहाँ स्टॉप हुआ और ऑथेंटिसिटी कहाँ शुरू हुआ. सीमलेसली शुरू से आखिरी जो सीन है, जी, आपको लगेगा कि ये क्या फ्लो है इसका. राइट. और एक हर सीन इज सो इफेक्टिव. राइट. और मेरे लिए ये सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है दामिनी क्योंकि वो बड़ी हिट थी, या मेरा रोल बहुत बढ़िया था, या मेरा परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आया. जी. मेरे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसने वुमेन्स इश्यूज़ को लेके काफ़ी बड़ा एक स्टैंड लिया है कि हम लोग क्यों इतना डरते हैं सच का साथ देने में. जो ज़मीर है उससे बढ़कर कोई अदालत नहीं. जी. तो ऐसी जो बातें थी उसमें, वो इतनी हार्ड हिटिंग, इतना दिल को लगने वाली थी. जी. दैट इज़ वाई आई से दामिनी स्पेशल. जी. उसकी जो रेलेवेंस है सिर्फ फिल्म मेकिंग के हिसाब से नहीं, उस पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जा सकता. राइट. वो उससे आगे निकल गई वो फिल्म. जी. और आज भी लोग जब मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि इतनी बढ़िया फिल्म बनाई आपने और फिर आप भाग गई तो मैं कहती हूँ कि हाँ, वो मुझे लगा इसके बाद कोई फिल्म मेकर इस टाइप की फिल्म और मुझे दे पाएगा क्या. छोटे छोटे कुछ इंसिडेंट्स बताऊँ. फिल्म की जो मुहूर्त के बाद जो फर्स्ट शूट हमने किया, अचानक मेरे पाँव पे, ये बहुत कम लोग जानते हैं, शायद कोई नहीं जानता, एक बहुत बड़ा बॉयल हो गया, फुंसी. अच्छा. इस तरह से हो गया कि मेरा चलना फिरना बंद और पूरा पाँव ऐसा सूज गया. अरे बाप रे. शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी. अच्छा. और उसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए प्रोड्यूसर और मेरे बीच में. जी. और फिर जब वो सब सॉर्ट आउट हो गए जी, तो मुझे लगा कि शायद हम लोग भारत में मानते हैं ना कि वो
छोटी बात में बला टल गई। नजर बट्टू। हाँ, नजर बट्टू। तो वैसा कुछ मैंने सोचा। जी। एक और इंसिडेंट है कि मुझे भागने का बड़ा शौक है। स्कूल में मैं एक्चुअली एथलीट थी। मैं रनिंग रेस जो शॉर्ट स्प्रिंट्स होती हैं 100, 200, 400 रिले, उन सब में हिस्सा लेती थी। लॉन्ग जंप, हाई जंप। सुभाषी ने मुझे काफ़ी दौड़ाया था हीरो में, और उसके बाद दामिनी में संतोषी जी ने मुझे 2 सीक्वेंसेस, एक जहाँ सनी मुझे मिलता है और एक जहाँ मैं कुल्हाड़ी पकड़ के मैं चिल्लाती हूँ। तो वो बड़ा मज़ा आता था मुझे, रनिंग शॉट्स। और कैमरामैन बोलता था, बाप रे ये बहुत तेज भागती है लड़की। हाँ, नहीं वाकई में आप बहुत तेज भागते थे। मतलब और वो थ्रिलिंग मोमेंट भी होता था कि ये भाग के कहाँ पहुँचेगी। हाँ। और खास करके दैट कल्ट सीन ऑफ रीचिंग आउट टू सनी देओल, वो भागने का जो सीक्वेंस है वो तो एवरीबॉडीज फेवरेट। मतलब वो 2 रीजन से हो सकता है। एक, जो आप भाग रही थी, ऑडियंस को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगला क्या होने वाला है, और वहाँ पे जो एंट्री है दैट वाज द कल्ट। कुछ चीज़ें आई विल बी वेरी थैंकफुल टू द डायरेक्टर फॉर हिज कॉन्सेप्ट, एंड वो मेरे लिए एक अनोखा, एक प्रेजेंट की तरह था। एक था जो टाइटल्स में मेरे अलग अलग सीन्स के फोटोग्राफ्स को पेंट करके, पेंटिंग्स हैव बीन यूज्ड इन द टाइटल्स, एंड आई थॉट दैट वाज वेरी यूनिक, वेरी स्पेशल। और मेरे फैमिली के लोग भी बोलते हैं कि इतना अच्छा प्रेजेंटेशन मिला तुमको इस फिल्म में। वेरी लकी टू हैव वर्कड विद दिस संतोषी जी। देयर आर ऑलवेज गुड थिंग्स आल्सो हैपेंड विद द फिल्म। एंड दामिनी के बारे में तो आपने जैसे बोला कि हम जितनी बातें करें उतना ही कम है। फाइनली जी, लास्ट कोर्ट रूम सीन। वाह। तो वहाँ मुझे सनी के भी लंबे डायलॉग्स थे, तारीख पे तारीख। जी। ही डिड टेक सम टाइम, जी, आई विल बी ऑनेस्ट। और फिर मेरा जो काम आया, वी डिड नॉट हैव RK स्टूडियोज दैट सेट आफ्टर दैट नेक्स्ट डे। सो द डायरेक्टर रिक्वेस्टेड मी कि तुम्हारे जो 2-3 पेज का जो डायलॉग है वो हमको आज ही ख़त्म करना है। अच्छा। मैं अपने मेकअप रूम में बैठी हुई थी। मेरा नेव्यू था मेरे साथ। अच्छा। ही वॉज, वो जैसे बोलते हैं ना रट्टा मारते हैं, वो सामने से वो रिविजन ले रहे हैं मेरा कि मैं वाकई मैंने डायलॉग सीख लिए क्या ठीक से। जी। उस डायलॉग को उन्होंने 6 शॉट्स में डिवाइड किया। अच्छा। वन आफ्टर अनदर। यू वोंट बिलीव दिस, और ये भी शायद आई डोंट नो लोगों को मालूम है या नहीं, एवरी शॉट वॉज फर्स्ट टेक ओके। वाओ। नो रीटेक्स। वो आप जो डायलॉग रेफर कर रहे थे, अमरीश पुरी से मैं कहती हूँ कि माँ अपने बच्चे को छाती से रख के दूध पिलाती है वगैरह, 1 टेक। और मैं खुद हैरान हूँ। तो मुझे वो वर्किंग अंडर प्रेशर का वो एंजॉयमेंट मिला उस दिन, उस फिल्म में, और वो पर्टिकुलर सीन में। बट इट वाज कल्ट। वो जो आखिरी का जो आपका जो कोर्ट रूम का सीन भी है, दैट वाज अमेजिंग। सनी देओल जी के साथ फिर अपनी घातक भी एक फिल्म आई। घातक वाज आल्सो वन ऑफ द, जिसको हम विजिलेंटी तरीके की जो फिल्में होती हैं उसी की फहरिस्त में उसको भी रखेंगे। सो घातक, आपकी जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री रही, वो उसके बारे में ज़रा बताइए, बिकॉज ऑडियंस वांट्स टू नो अबाउट कि योर एंड सनी जीज ऑन कैमरा केमिस्ट्री कैसी रही आपकी? ऑन कैमरा केमिस्ट्री फिल्म डकैत में वी हैड अ लिप टू लिप किस, जो कट हो गया। राइट। द केमिस्ट्री वाज बिकॉज ही वाज सच अ रिलैक्स्ड, शांत, चिल पर्सन। तो वो मतलब मैं भी एकदम रिलैक्स हो गई, टेंशन ही नहीं था कुछ। तो घातक में हमारे पहले थोड़े सीन्स में वो अपने बनारसी अंदाज में फनी बातें कहते हैं और मैं हंसते रहती हूँ, एंड इट वाज सो एफर्टलेस, इट वाज सो इजी। तो मैं अभी भी आई रियली लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद सनी। और वो आइकॉनिक घातक में एज ए यंगस्टर्स हमको तो बहुत सारी चीज़ें याद है, लेकिन उसमें एक सीन है जहाँ पे पुलिस वालों को डंडे मारते हैं, जिसमें आप उनके साथ हैं और रात को, तो बहुत ही इमोशनल सीन होता है कि आप उनको वो करती हैं। सो बेसिकली जितनी भी कहानी के अंदर वो सपोर्टिंग कास्ट का जो वो रहता है ना, वो एक स्क्रीन केमिस्ट्री अगर अच्छी है तो बहुत सुंदर रहता है। और आप लोगों की जोड़ी तो वाकई में बहुत सुंदर जोड़ी है
फ्यूचर में और देखने को मिलेंगे, आई एम वेरी वेरी श्योर, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सी। तो दामिनी घातक करने के बाद यू डिसाइडेड ऑन योर पर्सनल फ्रंट कि अब आप मूव ऑन करेंगी इंडस्ट्री से 1997 में शायद। किस तरीके से वो डिसीजन आया और आपने प्लान किया इंडस्ट्री को ब्रेक देने के लिए? हर औरत के अंदर एक इनर क्लॉक होता है कि आपको मालूम पड़ जाता है कि मैं अभी किसी की तलाश में हूँ। जी। कोई ऐसा वो खास बंदा जो मेरे जीवन का अटूट हिस्सा बन जाए। जी। तो मेरे साथ भी वही हुआ। जी। मैं तकरीबन 27-28 साल की थी। जी। बहुत कुछ देख लिया था, बहुत कुछ कर लिया था। जी। और मैंने अपने माता पिता से कहा कि आप मेरे लिए कोई ढूंढो। हाँ। वो बोले बाप रे, अभी ये हम कैसे करें? अभी तुम घरेलू फैमिली की घरेलू बेटी, सिर्फ उतना ही तुम्हारा वजूद नहीं है, तुम ग्लैमरस सेलिब्रिटी भी हो, स्टार हो, राइट? हाँ, तो ये इतना आसान नहीं है। और तुमको क्या पसंद होगा? मैंने कहा आप लोग जिसे देखेंगे आई नो वो मेरे लिए सही हो। जी। उन्होंने बात फैलाई जो साउथ इंडियन कम्युनिटी में। जी। और मुझे भी कुछ लोग मिले। फिल्म इंडस्ट्री में अफसोस मुझे कुछ ट्यूनिंग नहीं हो पाया किसी के साथ ऐसा, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड पढ़ाई, घर में रह के फैमिली के साथ टाइम बिताना, उस टाइप की हूँ। हालांकि मेरे काम में मैं आई मीन टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। पर्सनल लाइफ डिसीजन के लिए, शादी के लिए मैंने कहा जिस टाइप का हस्बैंड मेरी दीदी के पास है या जिस टाइप मेरे पिताजी हैं या मेरे बड़े भाई हैं, आई एम लुकिंग फॉर समबडी लाइक दैट। एब्सोल्युटली। और वो बस अचानक यकायक हो गया कि वो सही इंसान बस आ गया मेरी आंखों के सामने। जी। और ही जस्ट हैपेंड टू बी इन USA, not in India. जी। So मीनाक्षी जी, बिकॉज हमारा जो प्रोग्राम है बहुत यंगस्टर्स बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि वी आर बेसिकली हम इंस्पिरेशन के ऊपर ज़्यादा बात करते हैं, आर्टिस्टिक वैल्यूज़ के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। सो सिंस आपका करियर तो सभी को पता है और हमने भी बात की उसके बारे में, बट आप एज मीनाक्षी शेषाद्री अपने एक्टिंग स्टाइल को कैसे डिफाइन करती हैं? एक्टिंग स्टाइल? जी बिल्कुल अलग है ना, बिकॉज आप जैसे देखिए आपके दौर की जितनी भी हीरोइंस रहीं जिसमें माधुरी दीक्षित हैं और भी अलग अलग रहीं, आपका जो पर्सोना था वो बहुत सिमिलर हेमा जी जैसा रहा है। मतलब क्योंकि वो होता है ना कि उस तरीके का रहा है, तो वो कॉन्शियस एफर्ट रहता था आपका, मैच्योरिटी ने बाद में उसको वैसे किया, तो वो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए अच्छा रहेगा जो अपकमिंग टैलेंट है, जो कुछ करना चाहते हैं एज एक्ट्रेस। ये सही है कि वैजयंतीमाला, हेमा मालिनी मेरे रोल मॉडल्स रह चुके हैं। जी। हमारी जो अपब्रिंगिंग है, हमने जो सीखा है जीवन में, और हमारी जो करियर के जो पाथ है वो काफ़ी मेल खाता है। जी। तो वो शायद वही मेरा स्टाइल हो गया। मैं अपने पहले फिल्म में मैंने काफ़ी रिवीलिंग कपड़े पहने और काफ़ी सेक्सी स्टेप्स भी थे मेरे डांस सीक्वेंसेस में। मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं एक पूरे करियर में ये मेंटेन कर पाऊंगी। राइट। ना ही मुझ में वो कन्विक्शन था कि ये मुझे करना ही है, क्योंकि यही चलता है, यही बिकता है। वो मुझे ज़रा खटकने लगा। जी। और मैंने सोच लिया कि मैं जहाँ तक मेरे जो वस्त्र होंगे रूप सज्जा जो होगा वो मेरे वैल्यूज़ को इट हैज़ टू सेटिस्फाई। उस दायरे में जो मुझे काम मिलेगा, जो रोल्स मिलेंगे, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। तो अगर आप मुझे मेरे पीयर्स के साथ कंपेयर करें, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, तो आप देखेंगे कि वो लोग दे वर मोर कीन ऑन एंटरटेनिंग थ्रू द फीमेल एनाटॉमी, द लुक, द डांस स्टेप्स, एवरीथिंग, और मेरा वाज मोर थ्रू परफॉर्मेंसेस, रियलिज्म। जी।
तो थोड़ी मैं इंटेलेक्चुअल साइड में चली गई। जी 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 जी। फिर भी काफ़ी अच्छा करियर रहा, लंबा करियर, 15 साल, 80 के ऊपर फिल्म जी। उसमें मतलब 10-20 अच्छे फिल्में जो यादगार हैं। तो आई हैव नो कंप्लेंट्स जी मेरी ये कॉन्शियस चॉइस थी जी कि ये मेरा लक्ष्मण रेखा है जी जी। और इसके अंदर मैं खुश हूँ। जी, हमारे कमेंट सेक्शंस में बहुत लोगों ने ये बात की है और आई फोर्स टू आस्क दैट क्वेश्चन। किसी लास्ट इंटरव्यू में आपने बोला कि मैं आइटम सॉन्ग करना चाहती हूँ, तो उसके मीम्स वगैरह भी काफ़ी बने। व्हाट एग्जैक्टली यू मेंट फॉर आइटम सॉन्ग के लिए, वो ज़रा आप बताइए। बिकॉज आइटम सॉन्ग का मतलब है वो सॉन्ग जो एक स्पेशलिटी पीस बन जाए उस कहानी में, हाँ, उस फिल्म में, और वो स्पेशलिटी बन जाएगी विद जस्ट द वे इट इज कंसीव्ड एंड परफॉर्म्ड। राइट। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको न्यूनतम कपड़ों में आना है या सजेस्टिव मूवमेंट्स करने हैं। जी। तो मैंने 2 एग्जांपल्स दिए किसी को कि रेखा इन परिणीता एंड माधुरी इन घाघरा। राइट। So I just feel that is what I'm referring to for myself. इंडियन कॉन्टेक्स्ट को लेके। हाँ, एक उसमें एक सोफिस्टिकेशन, एक मैच्योरिटी और एक स्टाइल है। जी। आपने इंडस्ट्री को बाहर से भी बहुत दिनों तक देखा, बिकॉज यू आर टोटली आउट ऑफ इंडस्ट्री। बेसिकली एक 25 साल का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है। सो आपने इंडस्ट्री को आपने ना बाहर से जो इवॉल्व होते हुए देखा, आपको लगता है कि आज की डेट में स्क्रिप्ट्स एंड कंटेंट क्रिएशन पहले के मुकाबले कमज़ोर होते जा रहे हैं? आज के ज़माने में मुझे लगता है कि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तो समय में ने जो बदलाव लाया है उसकी वजह से, फिर पाश्चात्य जो एक इन्फ्लुएंस है उस वजह से, फिर बीच में कोविड भी आ गया उस वजह से। अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स बनती हैं, उनको फंडिंग नहीं मिलती, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। कुछ बहुत ही घटिया कहानियाँ बन जाती हैं और कुछ अनफॉर्चुनेटली हिट भी हो जाती हैं। तो लोगों को लगता है कि यही सही है। एक तो भीड़ के पीछे भागना वो हमेशा दस्तूर रहा है। राइट। तो एक अगर कांतारा बन गई या कुछ बन गया तो 10 दर्जन वैसे फिल्में आ जाएंगी जिसमें सुपर नेचुरल, ट्राइबल, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, दैट काइंड ऑफ। तो मैं लकी हूँ, मैंने कुछ ऐसी फिल्में की जो आउट ऑफ द बॉक्स थी। यहाँ भीड़ के पीछे भागने वाले स्क्रिप्ट्स नहीं थी। एंड आई विश फॉर द इंडस्ट्री, वेदर इट्स OTT और थिएटर, बिग स्क्रीन, तब्दीली आए। टैलेंट, ट्रू टैलेंट को मौका मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। क्योंकि जब आप यहाँ से गई उसके बाद टीवी इवॉल्व हुआ, उसके बाद आगे जाके OTT इवॉल्व हुआ। सो आपने देखा होगा कि आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने शुरू की पहली फिल्म में कुछ सेक्सी क्लोथिंग की और ये ली, लेकिन आज तो आप देखिए एकदम ही बदल गया मामला। आप अभी भी कॉन्शियस है उस जमाने को लेकर, और आज तो बिल्कुल सिनेमा एंड OTT, देयर इज नो सेंसर नाउ इन OTT। सो कुछ भी दिखाया जा रहा है, बट वी लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छे कंटेंट बनाए लोग। मेरा एक और पर्सनल क्वेश्चन है कि लाइमलाइट से दूर रहना एक अलग बात है, लेकिन चूंकि आप वापस आ गई हैं ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि अब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन आपने एक्टिंग को लेके सबसे ज़्यादा मिस क्या किया है इन इतने लंबे अंतराल में? मेरे जीवन में बचपन से क्रिएशन, क्रिएटिविटी, परफॉर्मिंग रहा है जी। वो मैंने मिस किया जी। वो अपॉर्चुनिटी की मेरे जैसे और लोग जी, वही विचार रखने वाले, टैलेंट रखने वाले, उनके साथ क्रिएटिव कोलैबोरेशंस जो नहीं हुआ इतने साल। और फिर भारतीय जो एक कल्चर है, हमारी जो सभ्यता है, उसकी जो कुछ बातें हैं जो आउट ऑफ इंडिया अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करना मुश्किल है। वो यहीं वापस आके मैं आई कैन एन्जॉय। एक जर्मन वर्ड है गस्तान, उसका मतलब है कि एक फुल ब्लोन एक्सपीरियंस ऑफ अ कल्चर। हर पहलू से आप उसे एंजॉय करें और उसका अनुभव करें। तो वो मैंने मिस किया। वाह। बट अब आप वापस आ गई हैं, अब तो लोग बहुत एक्साइटेड हैं, वी ऑल आर एक्साइटेड कि अभी कुछ नए आपकी टॉक्स चल रही हैं, कुछ किसी
नए कंटेंट के लिए या फिल्मों के लिए? OTT के कुछ 8-10 स्क्रिप्ट्स मैंने पढ़े हैं। अच्छा। बहुत खुशी की बात है कि सब में मेरे लिए अच्छा रोल है जी। पर उनमें से कौन सी बनेगी और कौन सी पहले बनेगी जी। कब बनेगी उसका उत्तर मेरे पास इस वक्त नहीं है। फ़िलहाल मैं एंजॉय कर रही हूँ, भारत भ्रमण कर रही हूँ, अलग अलग जगहों पे जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, यू नो, इवेंट्स एंड अपीयरेंसेस, और वो भी एक तरह से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बड़ा अंग है आज जी। और उसके थ्रू अलग अलग जनरेशंस फिर से मुझे पहचान रहे हैं। जो समय भी चेंज हो गया है, अभी आप जिस इंडस्ट्री में आए हैं, बिकॉज यू नो टैलेंट बहुत कूट कूट के भरा हुआ है बट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप एज ब्यूटिफुल यू आर एज यू वर 25 years back when you left the industry, now you have come back, we look forward to see अच्छे अच्छे आपके रोल्स एंड अच्छे अच्छे कंटेंट। आप अपने फैंस के साथ कोई अपना लाइफ लेसन अगर शेयर करना चाहें सो आप प्लीज़ बताइए हमारे ऑडियंस के लिए। पहला क्वेश्चन हर किसी ने मुझसे पूछा जब मैं वहाँ वापस आई मुंबई कि आप अभी वापस जाओगे ना अमेरिका? ऐसे जी नहीं। आप यही रहोगे? जी हाँ। आपका फैमिली भी आ गया क्या? जी नहीं। आप इधर हो, आपका फैमिली उधर, फिर क्या, यहाँ आके काम करूँगी मैं। तो ये कहने का मतलब है कि परिवार के फुल सॉलिड सपोर्ट के साथ जो मैंने ये निर्णय लिया है भारत वापस आने का 30 साल के गैप के बाद, जबकि मैंने कोई कनेक्शन नहीं रखा इंडिया से या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, तो एक तरह से रिस्क है, दूसरी तरह से चैलेंज है। पर मैंने ये इसलिए किया, नंबर 1 मुझे ये काम बहुत पसंद है, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग वगैरह, जिसके लिए मौके मुझे शायद भारत में आके ही मिलेंगे, USA में ना के बराबर। और दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं लोगों को भाषण दे रही हूँ या लाइक लाइफ मैसेज आपने बोला ना, बट इट्स अ सिंपल थिंग कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपकी ज़िंदगी में कि आपकी उम्र क्या है, आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, आप पेरेंट्स हैं या नहीं, या आपके बच्चे कितने बड़े या छोटे हैं, आप किधर जा रही हैं दुनिया में। जब आप में काबिलियत है, आप में वो एक उत्साह है, जोश है जी, और अब आपके जो पास के लोग हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि डू इट, हम लोग अपना देख लेंगे, राइट, तुम जाओ, सोचो मत। इसलिए मैं यहाँ आ गई जी। और इसके आगे क्या होगा ये भगवान ही जाने, पर ये मेरे साथ बड़ा अच्छा हुआ है जी कि मैंने ये निर्णय लिया। मेरी लाइफ एकदम अलग रूप से खिल रही है, एक नया कमल का फूल खिल रहा है अभी जी। और जो भी ये सुन रहे हैं, अगर आप एक नए डेवलपमेंट, ग्रोथ, चेंज के लिए तैयार हैं तो उसे आजमाइए, कीजिए। ये एक ही जीवन है, समय बहुत लिमिटेड है जी। जैसे क्रिकेट में बोला जाता है ना कि टेस्ट जो होता है ना, वो पहले इनिंग के बाद दूसरी इनिंग का टेस्ट होता है। सो वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेकेंड इनिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री एंड लुक फॉरवर्ड कि आपके बहुत अच्छे अच्छे रोल्स जो ऑडियंस मिस कर गई है, खास करके यंग जनरेशन, वो और ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके देखे। एंड उसी तरीके से आपने यहाँ हमको टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी जी, एंड थैंक यू फॉर कमिंग हियर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। सूत्रधार में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा लगा कि सनसनीखेज खबरों को दिमाग में ना रखते हुए नॉन कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू हो, और मैं हमेशा नॉन कंट्रोवर्शियल रह चुकी हूँ, तो ये मेरे लिए थम्स अप है। और मैं यही कहूँगी कि अब मैं वापस आ गई हूँ भारत में, मुंबई में, और इसके आगे जो भी मैं काम करूँगी एज एक्ट्रेस, डांसर, सिंगर, आप लोग दर्शक लोग प्लीज़ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, ये था हमारा ख़ास एपिसोड मीनाक्षी शेषाद्री जी के साथ। उन्होंने हमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। सबसे पहले उन्होंने सिखाया कि लोगों को एंटरटेन करो लेकिन सच्चाई के साथ। जैसे उन्होंने अपनी परफॉर्मिंग आर्ट्स की कला को
अपने परफॉर्मेंस में शामिल किया। अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने पैशन की तरफ जाने की, तो उस मौके को कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। अपने सफ़र से आपको और हम सबको मीनाक्षी जी की ये बातें ज़रूर प्रेरणा देंगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और ख़ास मेहमान के साथ, सिर्फ सूत्रधार विद विनीत राय पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जल्दी मुलाकात होगी।